नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एनसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद भी करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे संविधान से संबंधित। ठीक है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीएल एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, इस संविधान से संबंधित 2 या 3 वीडियो मैं लेकर आऊँगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एनसीएल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 में, या 13 दिसंबर 1946 में, या 21 दिसंबर 1986 में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, किस जगह पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है, और संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, ठीक है, पहली बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है, और इसमें एक खास बात और है कि इसमें मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। उसने ये कहकर बहिष्कार कर दिया था कि हमारे पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन से BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर लगभग उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी मैंने जैसे कि पहले प्रश्न में बताया था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों किया गया था? क्योंकि वो उस बैठक के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी लिखा है, गलती से आप अस्थायी पढ़ेंगे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सही करके चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? स्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने अंतरिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। क्या है? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अंतरिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ठीक है, तो अभी पिछले प्रश्न में भी आपको ये क्लियर हो गया है किस दिन लागू हुआ था, किस दिन पूर्णतः लागू हो गया था। तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कब गणतंत्र बना था? अब गणतंत्र कब बना? जब संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसी दिन हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत कब गणतंत्र बना था?
ठीक है। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपको पिछले क्वेश्चंस में ही इसका जवाब मिल गया होगा। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका मतलब ये है, गणतंत्र बनने का मतलब कि इस दिन हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा करार दिया गया है। ठीक है, उसकी संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1950। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां, तो 1900 कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसको फिर क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय या संसद। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद था? तो वो था आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, 21A के तहत क्या कर दिया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ऑप्शंस है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका रूस है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले क्या था? मूल कर्तव्यों की संख्या था कितना? 10 था। ठीक है, कितना था? 10 था, लेकिन अभी क्या हो गया है? कितना कर दिया गया है? 11 कर दिया गया है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शंस हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति पर जो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी सदन उस पर क्या कर सकता है? महाभियोग लगा सकता है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पर? राष्ट्रपति पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, ऑप्शन है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी अभी 1 या 2 वीडियो मैं इस पर बनाने वाला हूं संविधान पर, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका जो राइट आंसर है क्या है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, केंद्र सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, अच्छा यही अगर राज्य में बात करी जाए कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है उसमें महाधिवक्ता होता है। राज्य का जो विधि अधिकारी होता है प्रथम, वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।